क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यदि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में 65 प्लस भी अंक लाना चाहते हो तो ये वायरल मॉडल पेपर जरूर तैयार कर लेना। चलिए ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। जो सामान्य निर्देश दिए होंगे उनको आप जरूर पढ़िएगा। जैसे कि पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, आपका पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। क्लियर? खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और जिनके उत्तर आप ओएमआर उत्तर पत्रक पर देंगे। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको इस तरह से काटना नहीं है, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना। एक बार आपने ओएमआर शीट में गोला भर दिया सो भर दिया। इसके बाद ना तो आप इस तरह से काट सकते हैं और ना ही इरेजर या व्हाइटनर लगा सकते हैं। क्लियर? प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। खंड और इस खंड में वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट टाइप के होंगे और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के, यानी 2 प्रकार के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे खंड बा में, तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्लियर? खंडबा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर आप अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर? अब खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम सभी। निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के, यानी प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव करके उसे ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। इनमें से जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था? ध्यान देना, 20 फरवरी को बिल्कुल 100% इसी तरह के प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न छपेंगे आपके पेपर में, इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, जर्मेनिया। चलिए अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर कौन था, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन, धर्म सुधारक। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या वाशिंगटन में है या जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है या ऑस्ट्रेलिया में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो घटित हुआ था ये किस वर्ष घटित हुआ मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान देना, सन 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? तो देश की अखंडता तथा एकता के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, समवर्ती सूची में क्या शामिल है? यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, पहला ही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, पवन यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? संसाधन का एक प्रकार है। तो पवन जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? ये है नवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो विदेशी व्यापार होता है 2 देशों के मध्य।
यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दें। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, थोरियम। झरिया प्रसिद्ध है, तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों? झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम मेरे प्यारे बच्चों अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, दिल्ली। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बहुत ही कम। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में सिंहली वर्ग के लोग अधिक हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों लेटराइट मिट्टी। एक प्रश्न और तैयार कर लेना, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसका जो है उत्तर जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, गन्ना रोपड़ फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1998 में। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी ओएमआर सीट में, किसमें? ओएमआर सीट में भर दोगे। क्लियर। अब देखो इसके बाद खंडवा, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर लगभग 80 शब्दों में आप लिखेंगे और प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। क्लियर। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं सभी बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप समझते चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? उसकी 2 शर्तें लिखिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? तो आप लोग ध्यान दें, प्रश्नोत्तर संख्या 1। खंडवा आप हेडिंग डाल देंगे। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली शर्त है अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को वापस लेना। दूसरी शर्त थी दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है अथवा में, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका भी उत्तर आप देख लो, क्योंकि करना तो एक ही है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसका उत्तर आप जरूर तैयार कर लेना। तो दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखोगे आप लोग? प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नजदीकी संबंध होते थे। वे बुनकरों की जरूरत का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद भी करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे, उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को
लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा भी देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। इस स्थिति में बुनकर ना तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। वह कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद अधिकांश बुनकरों ने कर्जा लौटाने से मना कर दिया। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है। और प्रश्न क्या है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर ध्यान दें आप लोग। सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक अन्य बात कही जा सकती है तथा वह बात कहीं अधिक गहरी है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को विभक्त किया जाए तथा लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार भी होती है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था जुड़ते हैं। क्लियर? अब देखो अगला प्रश्न, अथवा में भी प्रश्न है। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। यहां पर राजनीतिक दलों के 4 कार्य। पहला कार्य, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। वह चुनाव में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सत्तासीन होते हैं। दूसरा, राजनीतिक दल देश के विधि विधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तीसरा, चुनाव में पराजित हुए दल शासक दल के विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हैं। चौथा, राजनीतिक दल सरकारी तकनीक तथा प्रशासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न यहाँ पर है तीसरा, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3, भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण होता है तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवनें यानी हवाएं। ये दोनों मृदा के ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। कुछ मानवीय कारक भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। वह अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर रोड़ी, बजरी, संगमरमर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे खड्डों में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा अपरदन के कारण मृदा के उपजाऊपन पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव भी पड़ता है। क्लियर? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है अथवा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका उत्तर आप समझिएगा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो एक प्रश्न ऐसा जरूर आएगा जो किसी न किसी फसल के लिए भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पूछेगा। चलिए इसका उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 3, अथवा भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। अधिकांश लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं।
चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई के माध्यम से उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। नहरों के जल और नलकूपों के सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। क्लियर? अब देखो अगला प्रश्न। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्य लिखिए। 4 नंबर का यह भी प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 4। केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा 2005 कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। दूसरा, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी देगी। तीसरा है इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है अथवा में। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो विदेशी व्यापार क्या है? चलिए ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का अथवा। विदेशी व्यापार का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। दूसरे शब्दों में विदेशी व्यापार से तात्पर्य दो या दो से अधिक देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से है। इसमें आयात तथा निर्यात शामिल हैं। विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के विकल्पों का विस्तार होता है जिनका घरेलू उत्पादन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक हुआ है। क्लियर? अब देखो इसके बाद वर्णनात्मक सेकंड टाइप के जो प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न है 6 नंबर का। क्लियर? अब देखो यहां पर है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। ये प्रश्न हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। चलिए इसका उत्तर समझेंगे आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 5। कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया था।
किंतु जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी की जांच में उनका अंग्रेजों के न्याय से विश्वास उठा दिया। उन्होंने अनुभव किया कि अब पुराने तरीके छोड़ने होंगे। कांग्रेस से उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण हो गया। उधर तुर्की और मिस्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि की कठोर शर्तों से मुसलमान भी रुष्ट थे। देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। सीआर दास, बीसी पाल, एनी बेसेंट, जिन्ना और मालवीय जी ने इसका विरोध किया, लेकिन दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया तथा विरोधियों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस आंदोलन के मुख्य बिंदु थे खिताबों तथा मानव पदों का त्याग, स्थानीय निकायों में नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा, सरकारी दरबारों या सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित उत्सवों में भाग न लेना, बच्चों को स्कूलों से हटा लेना, अदालतों का बहिष्कार, फौज में भर्ती का बहिष्कार आदि। इस आंदोलन से एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, गांधी जी को ऐसा जो है विश्वास था। असहयोगियों के लिए अहिंसा तथा सत्य का पालन करना आवश्यक था। गांधी जी को विश्वास था कि इस आंदोलन से एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। इस आंदोलन का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। बहुत से छात्रों ने स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का खिताब छोड़ दिया। 13 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय बंबई यानी मुंबई में हड़ताल रखी गई। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाया। महात्मा गांधी के अलावा सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरी चौरा की एक अप्रिय घटना के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 1922 ईस्वी में वापस ले लिया। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा में भी प्रश्न है। कह रहा है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख भी करना है आपको। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसके उत्तर का आप स्क्रीनशॉट यहां पर ले लो। 5 अथवा का उत्तर यहां पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। वैसे तो एक ही प्रश्न आपको हल करना है, मैंने उत्तर आपको दिखा दिया। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है बोर्ड परीक्षा में। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नोत्तर संख्या 6 का उत्तर आप लोग यहां पर समझेंगे। कैसे लिखना है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच कर दिया जाता है। भारत में 2 स्तरीय संघीय व्यवस्था है, संघ सरकार और राज्य सरकारें। भारतीय संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है केंद्रीय संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिक अधिकार भी दिए गए हैं, इसीलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता है कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप में किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। ध्यान देना आप लोग। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें।
बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। चौथी विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अगली विशेषता है एकीकृत न्यायपालिका। तो भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और न्याय व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। और मेरे प्यारे बच्चों, अगली विशेषता है राज्यों के अपने संविधान नहीं है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत में राज्यों के अपने संविधान नहीं है। केवल जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है और इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते। अगली विशेषता है शक्तिशाली न्यायपालिका। तो संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगली विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। क्लियर। अब अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहां पर है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके उत्तर का आप लोग स्क्रीनशॉट यहां पर ले लो। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का अथवा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर का स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। इस प्रश्न के उत्तर का आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर। अब देखो अगला प्रश्न जो है यहां पर प्रश्न संख्या 7 है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। ये भी 6 नंबर का है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ध्यान दें इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 7, भूक्षरण या मृदा अपरदन क्या है। क्लियर। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है मेखला बनाकर, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है और इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा है बांध का निर्माण करके, नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तीसरा है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर, तो पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है वृक्षारोपण के द्वारा, तो वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। क्लियर। अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पर है अथवा में, ये परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के उत्तर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्नोत्तर संख्या 7 अथवा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पर। क्लियर। अब देखो इसके बाद अगला प्रश्न है, विकास की अवधारणा क्या है। सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसके उत्तर को आप लोग यहां पर समझेंगे। यहां पर
प्रश्नोत्तर संख्या 8। क्लियर? विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक है, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और बराबरी का व्यवहार पाना तथा स्वतंत्रता जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी चिंतन करता है। आप लोग ध्यान दें, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं। पहला है लोगों का स्वास्थ्य। मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वस्थ या दीर्घायु। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। और यहाँ पर अगली विशेषता है शैक्षिक स्तर। तो मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज्यादा होगी, वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम होगी तो देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा, और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे देशों को विकसित देश नहीं माना जा सकता। क्लियर? अब देखो अगला प्रश्न है यहाँ पर अथवा में भी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और इस प्रश्न के उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का अथवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से है उत्तर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां तक है। क्लियर? अब इसके बाद मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न है। 9A के अंतर्गत 5 प्रश्न हैं, और 9B के अंतर्गत भी 5 प्रश्न हैं। यानी कुल 10 नंबर का मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। और इस वायरल मॉडल पेपर को यदि आप तैयार करके जाते हैं तो 70 में 65 प्लस की मैं गारंटी लेता हूं, और आप अच्छे से तैयारी जरूर करिएगा बोर्ड परीक्षा की। जय हिंद।